नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ आई है हमारे एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट, हम उसे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, इसके ऊपर न्यूज़ आई है कि क्या क्या अभी हो रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग को लोग जो है थोड़ा गलत तरीके से यूज़ में लेके आ रहे हैं। जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। भारत में ऑप्शन ट्रेडिंग का बढ़ता चलन और सावधानी की हमें क्या क्या ज़रूरत है, इसमें ये डिस्कस करेंगे हम। न्यू बिल्डिंग रूल क्या लेकर आई है गवर्नमेंट, लेकिन अभी वापस ले लिया है उन्होंने। ये हिमालय और उत्तरोत्तर भारत की बात होगी इसमें। पेड मैटरनिटी लीव, ये हम पहले भी देख चुके हैं और आज और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चोकरा मुड़ी हैबिटेट रिकवरी, यहाँ पे नीलगिरी ताहर जो है वो भी रहते हैं, उन सब के बारे में देखेंगे हम। और एक और न्यूज़ है वो अभी इसमें आई नहीं है, नीचे डिस्कस कर लेंगे हम। कॉस्ट कंसर्न डिले सेफर बिल्डिंग कोड्स फॉर हिमालयाज। ठीक है, बिल्डिंग नियम, नए बिल्डिंग नियम क्या है? नए भूकंप सुरक्षा नियम रोके गए। सरकार ने IS 1893 के अपडेटेड बिल्डिंग कोड को वापस लिया क्योंकि इससे निर्माण परियोजनाओं पर असर पड़ता है। ठीक है, देख लेते हैं हम कि किस बारे में ये है। अभी हाल ही में हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में, है ना, हिमालय और पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, हिमालय पूर्वोत्तर भारत में भूकंप से होने वाले खतरे को लेकर नए बिल्डिंग नियम बनाए गए, लेकिन सरकार ने उन्हें फ़िलहाल वापस ले लिया। ये क्या होता है ये नियम कि इमारतों को कैसा बनाया जाए ताकि भूकंप में वे गिरे नहीं, और भारत में इसे IS 1893 नाम का मानक इस्तेमाल होता है इन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, विवाद क्या है कि 10 साल की रिसर्च, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 10 साल की रिसर्च के अनुसार हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में भूकंप का खतरा पहले से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, लेकिन सरकार ने इन नियमों को रोक दिया क्योंकि इससे निर्माण जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, नया तरीका क्या है? खतरा कितना ज़्यादा है कि नए नियमों के अनुसार भूकंप का जो झटका है पहले से लगभग 2 गुना हो गया है और हिमालय में 8 तीव्रता का भूकंप आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है। 7 तीव्रता का भूकंप भी बहुत नुकसान कर चुका है अब तक। 95% मौतें उन लोगों की होती है जो कमज़ोर और सही तरीके से बनी 1 से 3 मंजिला इमारतों में रहते हैं। सरकार की चिंता क्या है कि सीमेंट और स्टील महंगे होंगे, है ना, विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी। ठीक है, नया तरीका के नया प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच भविष्य के संभावित भूकंप, मिट्टी और डेटा को ध्यान में रखता है। ठीक है, पहले सॉइल टेस्ट होगा मिट्टी का कि वो मिट्टी कितना झेल सकती है, कितनी इमारतों को अपने ऊपर झेल सकती है। उसके बाद निर्माण कार्य होगा। खतरे का स्तर बढ़ गया है। भूकंप की तीव्रता PGA लगभग 2 गुनी बताई गई है, जिससे नुकसान का जोखिम ज़्यादा है। 95% मौतें 1 से 3 मंजिला कमज़ोर और गलत तरीके से बनी इमारतों में ही होती है। सरकार की चिंता क्या है कि इससे खर्च बढ़ेगा। सख्त नियम लागू करने से स्टील सीमेंट महंगे होंगे और विकास परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी। ठीक है, इस पूरा न्यूज़ में इतना ही था। अब हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें क्या है कि भूकंप में भारत में भूकंप सुरक्षा मानकों के अद्यतन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ऐसे लेकर आ सकते हैं ना, क्वेश्चंस आ सकता है हमारे एग्ज़ाम में। हिमालय क्षेत्र में भूकंप जोखिम जो है वो अधिक क्यों है? भवन निर्माण में हमें किन सावधानियों को रखने की आवश्यकता है? ठीक है, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं इस न्यूज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग। भारत में जो है अभी इसका चलन जो है बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है, देख लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FO ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया। ठीक है, क्या है? फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया, जिसके बाद शेयर बाज़ारों में लगभग 2% की
गिरावट हमें देखने को मिली। ठीक है, उनका उद्देश्य बाजार में बढ़ती सट्टेबाजी को है वो कम करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग को आजकल लोग सट्टेबाजी की तरह ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, है ना, सट्टेबाजी को कम किया जा सके। ऑप्शन का असली उद्देश्य क्या था कि ऑप्शन का उपयोग जोखिम से बचाव के लिए होता है, लेकिन आजकल इसे जल्दी मुनाफा कमाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादातर लोगों को इसमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सेबी के अनुसार 10 में से 9 रिटेल निवेशक ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा खो देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो नियमों को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने अभी। टेक्नोलॉजी से बड़ी भागीदारी, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारण आम लोगों के लिए ट्रेडिंग आसान हो गई और इससे सट्टेबाजी जो है ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन्फ्लुएंसर्स का असर क्या है? कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर लोगों को गलत तरीके से बड़े मुनाफे कमाने का लालच देते हैं, जिससे अनजान निवेशक फंस जाते हैं। ठीक है, जिन्हें ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता होता है, ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है कई बार गलत इन्फॉर्मेशन देके लोगों को फंसा देते हैं। नए नियम सख्त करने की ज़रूरत। एनएससी के सीईओ आशीष चौहान ने सुझाव दिया कि ट्रेडिंग के लिए योग्यता या टेस्ट जैसे नियम लागू किए जाने चाहिए। निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन इसमें जोखिम भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए निवेशकों को सावधानी से कदम उठाना चाहिए। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था कि सरकार ने क्या किया, इस पर टैक्स बढ़ा दिया ट्रेडिंग पर, जो FNO टैक्स है ना, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, ताकि सट्टेबाजी को रोका जा सके। तो मार्केट में हमें 2% की गिरावट देखने को मिली। क्या असली उद्देश्य है? लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके मुनाफा कमाना जोखिम से बचाव के लिए होता है, लेकिन लोग जो है जल्दी मुनाफा कमाने के लिए इसको यूज़ करने लग गए और ज़्यादातर लोग अपना पैसा गंवा देते हैं इस बारे में। ठीक है, तो ये इस बारे में थी ये न्यूज़ पूरी, और इतना ही था आज इस न्यूज़ में। और अब ये मेंस, ये जो हमारा GS 3 से रिलेटेड टॉपिक है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में डेरिवेटिव्स मार्केट को तेज वृद्धि निवेशकों के लिए अवसर और जोखिम दोनों पैदा करती हैं, है ना। इसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये अवसर भी दे रही है और जोखिम भी दे रही हैं, कैसे बताइए। ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। व्हाट डिड द SC से अबाउट पेड मैटरनिटी लीव, एक और बार देख लेते हैं इसमें। SC सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अडॉप्टिव मदर्स को 12 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी, चाहे बच्चे की उम्र कुछ भी हो। ठीक है, पहले क्या था कि 3 महीने से ज़्यादा उम्र का बच्चा होता था तो उन्हें लीव नहीं मिलती थी, और अब ऐसा है कि अडॉप्टिव मदर जिन्होंने बच्चा गोद लिया है ना, उन्हें भी 12 हफ्ते की लीव मिलेगी, चाहे बच्चा कितना भी बड़ा है चाहे छोटा है। ठीक है, सेक्शन 60 क्लॉज 4 रद्द हो गया। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 की धारा 60 क्लॉज 4 को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण मानते हुए रद्द कर दिया गया। ठीक है, ये जो अडॉप्टिव मदर्स थी उनको छुट्टी का प्रावधान नहीं था इसमें, लेकिन उसे भेदभावपूर्ण माना गवर्नमेंट SC ने, उसे रद्द कर दिया अभी। पहले क्या था, कानून में सिर्फ 3 महीने से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने पर ही मैटरनिटी लीव मिलती थी, लेकिन अब इसको गवर्नमेंट ने SC ने रद्द कर दिया। कोर्ट का तर्क क्या है कि मातृत्व केवल जैविक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं होता है। अडॉप्टिव मदर्स के भी अधिकार बायोलॉजिकल मदर्स के बराबर हैं। बच्चे और माँ के बीच इमोशनल बॉन्डिंग के लिए छुट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये कोर्ट का तर्क था। बच्चों के हित में फैसला दिया। कोर्ट ने माना कि बड़े अडॉप्ट किए गए बच्चों को भी उतनी ही देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, इसलिए उम्र की सीमा जो है वो गलत है, और इस प्रकार से इस सेक्शन को रद्द किया गया, सेक्शन 60 क्लॉज 4 को, और नया नियम बनाया गया कि जो भी अडॉप्टिव मदर्स हैं उन्हें भी 12 वीक की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। पितृत्व अवकाश पर सुझाव है कि कोर्ट ने सरकार से कहा कि पैटर्निटी लीव के लिए अलग कानून बनाया जाए ताकि शेयर्ड पेरेंटिंग को बढ़ावा मिले। ठीक है, पिता का भी अधिकार और जिम्मेदारी होती है बच्चे की देखभाल करना, इसके पीछे ये तर्क था।
ठीक है, इस न्यूज़ में भी इतना ही था। ये वाली न्यूज़ देख लेते हैं। स्टेट कैन नॉट प्लेस आर्बिट्रेरी सेलिंग ऑन डिसेबिलिटी लिमिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये मामला क्या हुआ कि अभी हाल ही में एक एस्पिरेंट था, है ना, कौन से राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए नौकरी में मनमाने तरीके से अधिकतम दिव्यांगता जो है वो तय कर रखी है। ठीक है, दिव्यांगता की न्यूनतम लिमिट जो है 40% तय की गई, न्यूनतम सीमा, और अधिकतम सीमा जो है 60% तय की गई है। अब ये क्या, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, ठीक है, केवल न्यूनतम सीमा 40% तक तय करता है जिससे व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल सके, है ना। इस कानून में कहीं भी ऊपरी सीमा तय करने की बात नहीं कही गई है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिव्यांग है लेकिन वह काम करने में सक्षम है तो उसे नौकरी से बाहर भी किया जा सकता है। इस एक्ट के अनुसार ये था। कोर्ट ने रीजनेबल अकोमोडेशन, उचित सुविधाएं देना के सिद्धांत पर जोर दिया, यानी ज़रूरत के हिसाब से सुविधा देकर दिव्यांग व्यक्ति को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, कोर्ट का ये कहना था। अभी केस क्या है कि एक वकील है जो 90% दिव्यांग है लेकिन काफ़ी अच्छे अंक हासिल करके उसने परीक्षा पास करी, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी क्योंकि विज्ञापन में केवल 60% ही अधिकतम सीमा तय की गई थी डिसेबिलिटीज़ की। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने उसमें याचिका दायर की और हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज किया, जिसके बाद वह सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 60% सीमा पूरी तरह गलत और बिना तर्क के हैं। उस व्यक्ति ने 15 साल सफलतापूर्वक वकालत की है, इसलिए वह इस पद के योग्य हैं, और कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्तों के अंदर उसे नौकरी देने का आदेश किया। अब निष्कर्ष क्या है इसका, ऊपरी सीमा लगाकर सरकार जो है वो दिव्यांगता की ऊपरी सीमा लगाकर योग्य लोगों को नौकरी से नहीं रोक सकती है, और यदि व्यक्ति जो है काम करने में सक्षम है उसे समान अवसर मिलना चाहिए बाकी लोगों की तरह। ठीक है, ये एससी का फैसला था डिसेबिलिटी लिमिट्स पर। ये देख लिया हमने, और ये भी देख लेते हैं लैंड या नीलगिरी ताहर जो है इस यहाँ पे रहते, ये क्या है न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। चोकरमड़ी, केरल के इडुक्की जिले में मुन्नार के पास स्थित चोकरमुड़ी पहाड़ियाँ हैं, चोकरमुड़ी हिल्स, पहले के अवैध कब्जों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यह जगह फिर से प्राकृतिक रूप से समृद्ध हो गई है और यहाँ नीलगिरी ताहर और नील कुरिंजी फूल अच्छी तरह पनप रहे हैं। तो हमारे लिए जो है ना नीलगिरी ताहर और ये जो फूल है ये इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। साल 2024 में चौकरमुड़ी पहाड़ियाँ अवैध कब्जों का केंद्र बन गई थी। एक व्यक्ति ने लगभग 14.69 एकड़ ज़मीन खरीदकर उसे छोटे छोटे प्लॉट में काटकर बेच दिया और वहाँ अवैध सड़क बनाई, पेड़ काटे, छोटा बांध भी बना दिया। इससे परेशान होकर आसपास के लोगों ने विरोध किया और चौकरमुड़ी प्रोटेक्शन काउंसिल जो है बनाई गई। जांच में पता चला कि बड़े स्तर पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा हुआ है और नील कुरिंजी पौधों को बड़ा नुकसान इसमें पहुंचाया गया है। ठीक है, इसके बाद सरकार ने मार्च 2025 में 13.69 एकड़ ज़मीन जो है वो वापस ले ली, उस ज़मीन के कागज़ को ही रद्द कर दिया। ठीक है, ये सब जो है विवाद चलता रहा और यह जगह अब नीलगिरी ताहर के लिए सुरक्षित आवास बन गई है। नील कुरिंजी फूलों का बड़े पैमाने पर खिलाफ भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अगस्त 2025 में 1.5 एकड़ ज़मीन भी वापस ली गई और वहाँ बने एक रिजॉर्ट को भी जब्त कर लिया गया सरकार के द्वारा। तो इस ज़मीन को है पहले ये अवैध कब्जे के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट ने पूरी तरह सुरक्षित और प्रोटेक्टेड कर दिया है नीलगिरी ताहर के लिए और नील कुरिंजी फूलों के लिए। ठीक है, क्या होता है नीलगिरी ताहर, एक दुर्लभ पहाड़ी जानवर होता है। ठीक है, ये जो IUCN की जो होती है ना लिस्ट, उसमें ये खतरे में माना गया है, इंडेंजर्ड यानी लुप्तप्राय श्रेणी में यह आता है।
ठीक है। केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, खासकर जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर, जैसे मुन्नार, नीलगिरी हिल्स, एराविकुलम नेशनल पार्क, यहाँ पर पाया जाता है ये। ठीक है। एक तरह जंगली बकरी की तरह होता है, शरीर मजबूत और खुर कठोर होते हैं, जिससे ये खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चल सकते हैं। और नर का जो रंग है वो गहरा और शरीर बड़ा होता है। शाकाहारी होते हैं, घास, छोटे पौधे, झाड़ियों को खाते हैं। ठीक है। ये सब था इस न्यूज़ में। आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमने डिस्कस कर ली। इसका जो लिंक आपको PDF है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।